हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग में हम जो है बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को जो 11th क्लास एनसीईआरटी का टॉपिक हमने लिया है। बेसिकली हमने सेल की यूनिट को स्टार्ट किया और इसमें जो है आपको आज एक नए चैप्टर सेल डिवीज़न और सेल साइकिल को मैं बता रहा हूं। जैसा कि पिछले जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने एक चीज़ बताई है, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जो हमने यहाँ बताया है कि जो सेल में जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो डिप्लॉयड होता है। डीएनए पेयर्स में होते हैं। जैसे अगर किसी पर्टिकुलर सेल के लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ह्यूमन सेल में तो 23 पेयर या 46 डीएनए है। हम एक एग्जांपल में एक सेल को ले रहे हैं जो इमेजिनरी है। इसमें हमने 2n = 4 डीएनए लिया है, यानी 2 डीएनए हैं, उनके 2 पेयर हैं। तो एक डीएनए ये ब्लू से बनाया, ये दूसरा जो है रेड से बनाया है। डीएनए का एक सेट, मतलब डीएनए के 2 सेट है ना, तो एक सेट का मतलब ये हुआ एक ब्लू वाला एक रेड वाला। अब इस सेट को हम बोलते हैं, इस सेट के लिए हम वर्ड बोलते हैं एन, मतलब प्लॉयडी यानी हैप्लॉयड, मोनोप्लॉयड। और इसका जो वेट होगा, जो मास होगा, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सी। ठीक है, 1c। ऐसे ही दूसरे सेट के लिए प्लॉयडी n होगी और मास 1c होगा। तो इस चीज़ को मैंने बोला 2n और 2c। इस चीज़ को यहाँ लिखा मैंने 2c और 2n, जहाँ से हम सेल डिवीज़न को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं। ये बातें आप समझ गए हैं। देखिए, यहाँ से आपको ये ध्यान देना है कि जैसा मैंने एक चीज़ आपको अभी समझाया था, मैं इसे फिर से बता रहा हूँ। रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। जैसे ये एक डीएनए है, ये एक ही डीएनए है। ठीक है, ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं। तो जब इसकी कॉपी की जाती है तो डीएनए की कॉपी कुछ ऐसे होता है ना कि डीएनए का ये ओरिजिनल स्ट्रैंड है, इसमें जो नया डीएनए बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। जैसे ये पुराना पड़ा रहेगा और ये नई स्ट्रैंड बन गई। इसमें ये एक ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड, और ये न्यू स्ट्रैंड है। यानी 50% जो डीएनए होता है वो ओल्ड होता है और 50% डीएनए न्यू होता है। इसी वजह से इसको बोला जाता है, अब जो डीएनए है वो 1 से 2 डीएनए बन गया है। मतलब जो पहले एक डीएनए था, अब ये 2 डीएनए बन गए हैं, 2 नए डीएनए बन गए। लेकिन इसमें ख़ास बात ये होगी कि अगर यहाँ पे एक्स जीन है तो इसमें भी एक्स जीन है। ठीक है, दोनों में, नए बने पुराने में। और अगर यहाँ पे एक ही बात है, अगर वाई जीन है तो यहाँ भी वाई जीन होगा। तो जैसा जीन था वैसा ही कॉपी हो गया है। ठीक है, ये एलील्स की तरह नहीं बदलेगा। जैसे इसको इससे कंफ्यूज नहीं आपको होना है। जैसे मैंने यहाँ दिखाया है कि यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल वाई, ये अलग प्लॉयडी का डीएनए था, ये अलग सेट का था। हमने जैसे इसी डीएनए को लेके यहाँ पे आपको बताया है कि डीएनए कैसे अपनी कॉपी करता है, डीएनए कैसे अपनी कॉपी करके नया बनता है। इसी वजह से इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, इसका मतलब क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के कॉपी करने को आप रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, सेमी का मतलब होता है हाफ, कंजर्व किया गया है पुरानी जनरेशन से। तो ब्लैक वाला कंजर्व है और 50% न्यू बन रहा है। जैसे यहाँ वो कॉपी नहीं बनती कि ये एक कॉपी है और इससे जो है कॉपी करके डीएनए ऐसे एक न्यू सेट बन जाए, जैसे हम जीरोक्स समझते हैं। बल्कि ये पैटर्न फॉलो हो के यहाँ पैटर्न क्या फॉलो होता है कि ये जो ओल्ड स्ट्रैंड है
ओल्ड स्ट्रैंड पे ही आधा न्यू स्ट्रैंड इस तरीके से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मैं अभी इसी एग्जाम्पल को लेके आपको रेप्लिकेशन दिखाऊंगा जिसमें इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ये न समझ में आया हो तो एक बार और देख लेंगे, और कोई अगर डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ठीक है, देखिए मैं कलर कोडिंग वही यूज करूँगा जो यहाँ बोर्ड पे है, ताकि आपको कन्फ्यूजन न हो। जो नया डीएनए बनाएंगे वो हम ब्लैक को यूज करेंगे। अब जैसे देखिए, जैसे इस डीएनए की पेयरिंग में, इस डीएनए का रेप्लिकेशन मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस डीएनए के ये दोनों स्ट्रैंड खुल गए। ठीक है, अब खुलने के बाद इसमें 50% नया डीएनए आएगा इस तरीके से और इस तरीके से। तो ये जो डीएनए था इसके 2 डीएनए यहाँ बन गए। ठीक है, ये बात समझे आप। अब ये वाला जो डीएनए है इसकी पेयरिंग हम दिखाएंगे। तो ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें जो है एक डीएनए से 2 डीएनए बन गया। ठीक है, लेकिन बनने के बाद एक ख़ास बात ये होती है, ये डीएनए अलग नहीं होते हैं, ये आपस में एक प्रोटीन के थ्रू जुड़े रहते हैं जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। यहाँ एक प्रोटीन से ये जुड़े रहते हैं जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, सेंट्रोमियर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बोलते हैं। इससे ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ डीएनए का ओवरऑल नंबर नहीं चेंज होता है। इसके बाद देखिए जो रेड वाला है इसमें भी देख लेते हैं। रेड वाले डीएनए में भी बिल्कुल इसी तरीके से पैटर्न फॉलो होता है। जैसे ये डीएनए है, अब इसमें 50% न्यू होगा। ठीक है, तो 50% इनका भी नया बना। इसके दूसरे सेट में भी सेम चीज़ होगी। जैसे यहाँ मैं दूसरा सेट ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ भी 50% हम नया करेंगे इस तरीके से, और ये भी आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होंगे। सेंट्रोमियर इनको बांधे रहता है ताकि इनका क्रोमोसोम नंबर जो है चेंज ना हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक लाइन में खींच दे रहा हूँ जिससे आपको पता लगे। ये जो है G1 स्टेज में है और ये S स्टेज में है। ठीक है, तो G1 स्टेज में टोटल जो डीएनए था, जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो क्या लिया था, यहाँ से देखिए हमने लिया था 2n = 4 डीएनए। ठीक है, जब इसकी प्लॉइडी 2n है और इसका मतलब ये था 2 डीएनए का सेट था, 2 डीएनए के 2 सेट थे, एक ब्लू वाला एक ये रेड वाला। और आपको कंटेंट मैंने बताया था कि कंटेंट था 2C। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे जो सेट ऑफ डीएनए हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आप देखिए, एक ब्लू एक रेड, इनका जो सेट है ये एक N होगा, ये ब्लू एक रेड, ये भी एक N होगा। तो इसका मतलब इसकी ओवरऑल प्लॉइडी कितना हुआ, 2n। ठीक है, प्लॉइडी नहीं बदला क्योंकि सेंट्रोमियर ने क्रोमोसोम के नंबर अभी बढ़ने नहीं दिए हैं। ठीक है, लेकिन जो कंटेंट है, कंटेंट इंडिविजुअल डीएनए पे डिपेंड करता है ना। जैसे ये एक डीएनए है तो एक डीएनए 1C कंटेंट को शो करता है। ठीक है, एक डीएनए 1C कंटेंट को शो करता है। तो यहाँ पे जो सेट है, अब देखिए इसमें ही पहले ये देखिए, ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। पहले ये जो डीएनए था, ये डीएनए था, मैं डीएनए को इस तरीके से मार्क कर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये डीएनए की एक स्ट्रैंड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ये डायग्राम थोड़ा वो हो जाएगा इससे, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए अब इसी चीज़ को यहाँ दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, डीएनए का एक सेट है।
ठीक है, तो इसे आप अलग नहीं समझेंगे। एक डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है, उसे हम अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आप कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, कुछ चेंज नहीं किया है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, उस चीज़ को बन लिया। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये पूरे सेट का जो कंटेंट था वो 1C था, तो यहाँ पे रियली में देखिए सेट जो है, ये सेंट्रोमियर ने ये तो किया है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम, नंबर ऑफ डीएनए नहीं बढ़ने दिया, ये दोनों आपस में जुड़े हैं, लेकिन इनका कंटेंट डबल हो गया है। ये जो कंटेंट, अब देखिए इस चीज़ को, कंटेंट जो देखिए इस लाइन को देखिए, यहाँ ये कंटेंट है 1C, ये कंटेंट भी है 1C। इसी तरीके से यहाँ जो कंटेंट होगा, ये कंटेंट भी 1C, और यहाँ भी कंटेंट होगा 1C। एक सेट का जो वेट होगा इस तरीके से, तो मैं लिख सकता हूँ ना 2N and 4C। ठीक है, 1C 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 टोटल हो गया 4C। तो इसी चीज़ को देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेल की प्लॉइडी नहीं बदली है, ये मतलब सेल में अभी नंबर ऑफ क्रोमोजोम 4 ही हैं, ये 4 दिख रहे हैं ना, बट जो कंटेंट है वो डिप्लॉयड हो चुका है, यानी ये डिप्लॉयड डीएनए का कंटेंट है। ठीक है, ये डबल हो चुका है। ठीक है, ये जो G2 स्टेज है, इसमें डीएनए में कुछ भी चेंज नहीं होता, जैसा S से पहुंचेगा वैसा ही रहेगा, तो इसमें भी 4C रहेगा और 2N रहेगा। ये बात आप समझ गए। अब देखिए, अब बारी आती है M फेज की। इस स्टेज तक ये जो है, ये देखिए कभी कभी जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपको ये कंटेंट मेंशन रहेगा, जैसे ये मेंशन कर दिया 32 मिलीग्राम। ठीक है, माइक्रोन मिलीग्राम होता है, इस तरीके से माइक्रोन मिलीग्राम अगर डीएनए है। जैसे यहाँ दे दिया गया आपको, यहाँ दे दिया गया अगर कि ये जो है ये 16 था, ठीक है, ये 16 था, तो यहाँ ये इसका ये डबल हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 16 का डबल होगा तो 32, और यहाँ भी 32, और सेल के नंबर दे सकता है, जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ही रहेगा, और यहाँ भी 4 ही है। तो ये आपको याद रखना है, इसी के बिहाफ पे आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप बेहतर समझते हो तो क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट वो पार्ट होगा, उसमें जो है मैं उसे थोड़ा आपको समझा दूं। ठीक है, वो बहुत टफ नहीं है, उसकी समरी पहले दे दूं, फिर इसमें ये मैं ऊपर से थोड़ा हटा रहा हूं। ठीक है, बोर्ड थोड़ा कम पड़ जाता है, इसको बता। अब एक चीज़ जानो कि जब ये सेल डिवाइड होता है डिवीजन में, तो ये जो स्ट्रक्चर हमने ऐसे बनाई है ना, ये क्रोमोजोम के फॉर्म में कंडेंस हो जाते हैं डिवीजन से पहले। तो डिवीजन के समय यही स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखने लगेगी, जैसे मैं क्रोमोजोम बना रहा हूँ। ठीक है, वही कलर कोडिंग यूज कर रहा हूँ। देखिए बिल्कुल ऐसे ही ये इनके क्रोमेटिड बन गए। ठीक है, ये छोटा हो जाता है, कंडेंस होने का मतलब वो छोटा हो गया। और ये देखिए रेड वाला पेयर। ठीक है, तो एक्चुअल में देखिए आपको एक चीज़ बताऊं कि ये दोनों जो आप दिखा रहे हो, ये एक होमोलॉगस पेयर है। ठीक है, ये एक होमोलॉगस पेयर है। ठीक है, समझे इस बात को। तो यहाँ भी ये एक होमोलॉगस पेयर है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज एक क्रोमेटिड को बता रहा है। एक क्रोमेटिड इक्वल होता है
1 डीएनए के, ठीक है। तो एक क्रोमोजोम में कितने क्रोमेटिड हैं, तो आप देखते हैं यहाँ 2 क्रोमेटिड है, इनको ही हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इनके लिए ही वर्ड यूज करते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और जब आप इन दोनों की बात करते हैं तो इन दोनों के लिए बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये बातें थोड़ा याद रखेंगे आप। क्रोमेटिड का मतलब डीएनए, क्रोमोजोम में जब इसको बोला जाता है तो इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो ये जो अरेंजमेंट है होमोलॉगस पेयर में, आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप का अरेंजमेंट मियोसिस में होगा, ठीक है। अभी जैसे हमने डिवीजन नहीं पढ़ना शुरू किया ना, ये जो एम फेज है, ये जो एम फेज है, ये दोनों हो सकता है ना, मियोसिस या माइटोसिस। जब मियोसिस होता है तो मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं, दिख रहा है आपको? हाँ, मियोसिस में देखिए एक डिवीजन होता है जिसे हम मियोसिस फर्स्ट बोलते हैं, ये रिडक्शन डिवीजन होता है, ठीक है, रिडक्शन होता है। और जो मियोसिस सेकंड होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है, या माइटोसिस के लाइक जस्ट लाइक माइटोसिस होता है, या इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब और इसका क्या फ़र्क है ये समझाता हूँ आपको। जैसे जो माइटोसिस होती है, जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस में क्या है कि जो सेल है, जैसे ये 2n है या n है, दोनों हो सकता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में माइटोसिस होती है। तो जब सेल डिवाइड हो जाएगा तो इक्वेशन के दोनों तरफ अगर 2n है तो उससे 2n सेल, n है तो n सेल बनती है। लेकिन अगर आप मियोसिस की बात कर रहे हो, अगर आप मियोसिस की बात कर रहे हो तो यहाँ 2n से पहले n वाली 2 सेल बनती हैं और फर्दर इनसे n नंबर के 2 सेल बनती हैं। इस तरीके से हम डायरेक्ट बोल देते हैं 2n से n वाली 4 सेल बनती हैं। तो ये जो पहला डिवीजन हुआ इसको हम M1 बोलते हैं, इसमें क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस हुआ। सेकेंड वाले में आफ्टर डिवीजन वन प्रियर डिवीजन जो प्लॉइडी ऑफ सेल है वो सेम है, इसलिए इसे हम इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा मैं समझाऊं। जब मियोसिस होगा तो बाकी खेल जो भी डायग्राम में बहुत सारा होता है उससे घबराने की बात नहीं है। उसमें मेन चीज़ क्या होती है वो आपको देखना, वही आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहला जो काम होता है ना मियोसिस में कि ये इस तरीके से होमोलॉगस पेयर में अरेंज होंगे। जैसे मैंने इस पे जीन भी दिखाई थी, चलो जीन भी दिखा देते हैं, बेहतर रहेगा। जैसे ये X है और इस पे भी आपने X लिया था और इस पे जो है आपने कैपिटल Y लिया था और यहाँ जो है स्मॉल y। तो ध्यान रखना है अगर इस पे स्मॉल y किया तो इस पे स्मॉल y होगा। ये कैपिटल X है तो यहाँ भी कैपिटल X होगा, यहाँ भी कैपिटल X होगा, ठीक है, यहाँ कैपिटल Y होगा। अब जब डिवीजन होगा तो देखना आप क्या वो बनेगा, ठीक है। अब देखो जो पहला डिवीजन है, पहला डिवीजन इस प्लॉइडी में ये एक सेट, ये दूसरा सेट, इन सेट को हटाना, 2n से n बनाना है ना, 2n से n बनाना है। तो n का मतलब क्या होगा, जब 2n इक्वल टू 4 DNA है, 4 DNA 1 2 3 4, तो इसमें हमने बोला 2n का मतलब है 2 इंटू 2 DNA, यानी ओरिजिनल DNA 2 ही है, एक ब्लू एक रेड, इनके एक एक सेट है। तो सेट को हटाने को हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट या रिडक्शन डिवीजन। तो एक्चुअल में जो डिवीजन होगा वो इस तरीके से होता है, होमोलॉगस पेयर सेपरेट हो गए। अब ये जब पेयर सेपरेट हो गए तो हम डायग्राम इस तरीके से बना रहे हैं। जैसे देखिए एक सेल तो ये बनेगी जिसमें एक ब्लू एक रेड,
और दूसरी सेल कुछ इस तरीके से बनेगी जिसमें एक ब्लू और एक रेड। ठीक है, ये दो अलग सेल बन गई। अब ये डिवाइड हो चुके हैं, ये अलग सेल है, ठीक है, ये अलग सेल है। तो अब देखिए इन सेल की प्लॉइडी 2n से n हो गई कि नहीं। यहाँ 2n इक्वल टू 4 है तो n इक्वल टू 2 है। तो इसमें जो है सिर्फ ये है। अब ये डिवाइड हुआ होगा तो यहाँ देखिए, यहाँ कैपिटल X था, यहाँ भी कैपिटल X था, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ कैपिटल Y था, यहाँ भी कैपिटल Y था, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल X था, यहाँ भी कैपिटल X है, यहाँ पे स्मॉल y है और यहाँ भी स्मॉल y है, ठीक है। अब जो मियोसिस सेकंड होती है, ये जो मियोसिस सेकंड है ये माइटोसिस जैसा ही है, दोनों का मैकेनिज्म सेम होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसा मैंने फ्रेंड आपको बताया कि जो डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम है वो सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। और जो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था जिसमें आपको समझाया था कि किस तरीके से सेंट्रोमियर के ऊपर लिपटे रहते हैं क्रोमोजोम। यहाँ सेंट्रोमियर ये बीच का पॉइंट है, ये पॉइंट सेंट्रोमियर है, ठीक है। इस सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो जाती है, इस फाइनल स्टेज में आके इस सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो जाएगा। अगर इस सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है इस तरीके से, अगर इन्हें स्प्लिट करोगे तो सेल की प्लॉइडी नहीं बदलेगी। अब मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूँ, फर्दर आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है। देखो, अब अगर ऐसा होगा तो यहाँ कंडीशन कुछ ऐसा पड़ेगा, एक ब्लू एक रेड, ये एक सेल बन गई, और ये रेड ये ब्लू, ठीक है। देखो ये चार सेल कुछ ऐसे बनी, ये एक सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल। हर सेल n नंबर की है, ठीक है। सब हैप्लॉइड हो चुकी हैं, क्योंकि इस डिवीज़न में अब देखो इसमें जो जीन है